अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। और अब खैर से क्योंकि माह मुबारक का, रमज़ान मुबारक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, तो कोशिश ये होगी कि माह मुबारक के हवाले से और इसके फ़ज़ाइल के हवाले से और इसमें जो फ़राइज़ हैं उनके अदायगी का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ये वो मामलात हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। और इसी मुनासबत से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हमने तरतीब दिए हैं जिसमें माह मुबारक की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हमारे प्रोग्राम में हमें कोशिश हमेशा से हमारी ये रही है कि ऐसे लोगों को मदऊ किया जाए जो ख़ास तौर पे माह मुबारक में बढ़ चढ़ कर कार्य खैर के कामों में हिस्सा लेते हैं, और एक रिवायत हमारी हमेशा से रही। और इस दफ़ा भी कोशिश करेंगे इस सिलसिले को जारी रखें, और इसके साथ साथ सुबह का क्योंकि वक्त होता है तो कोशिश ये होती है कि हालात हाज़रा के ऊपर भी नज़र रखी जाए। बहुत सारे आपके पैगाम हमें बज़रिया सोशल मीडिया पहुँचते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जो सबसे ज़रूरी मामलात हैं जिसमें आपके सेहत से जुड़े मामलात हैं, इसके ऊपर भी अपने प्रोग्राम्स में बात की जाए। तो सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो दूसरा हमारा हिस्सा है, उसमें जारी रहेगा। और इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में जब हमारे साथ कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह को मदऊ किया जाए और सेहत के हवाले से ज़रूर बात की जाए, क्योंकि माह मुबारक में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, कि वो रोज़े की जो अदायगी है, ये वो जो फ़र्ज़ है इसकी अदायगी कैसे करें। इसके ऊपर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, आज ज़रूर गुफ्तगू करें। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा, और उसके बाद फिर हमारी आज गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ मरकज़ी मुस्लिम लीग से है, आप तर्जुमान हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के। ताबिश क़य्यूम साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया ताबिश भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब आसिफ़ इनाम साहब, जाना पहचाना एक नाम है, मुंशी तज़कियाकार हैं। हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर बेशतर आप उन्हें देखते हैं, आज सुबह के वक्त मदऊ का रखा है, उन्हें भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आसिफ़ भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। ताबिश साहब, मरकज़ी मुस्लिम लीग आम इंतखाबात में बड़ा भरपूर हिस्सा लिया, और कुछ देर पहले प्रोग्राम शुरू होने से कबल भी ये मौजूद ज़ेर बहस था कि क्या कुछ होता रहा। बहरहाल अब ये एक माजी का हिस्सा बन चुका है। ताहम ये जो मरकज़ी मुस्लिम लीग है, ये जमात, इसका काम करने का तरीक़ा दीगर सियासी जमातों से थोड़ा मुख्तलिफ है। कार्य खैर में हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में जितनी भी फ़लाही इदारे हैं, फ़लाही तंजीमें हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जो है वो माजी में काम किया है। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि इस माह मुबारक में जो मसरूफ़ियात हैं वो क्या हैं, और वो जो साल हर साल जो सिलसिला चलता आया है जिसमें गुरबा की, मसाकीन की मदद करना और इससे जुड़े जो दीगर मामलात हैं, क्या वो ये सिलसिला इस दफ़ा जारी रहेगा, या ये समझा जाए कि आम इंतखाबात में जो कुछ हुआ उसके बाद जो दीगर सियासी जमातों का वतीरा और रवैया है उसी तरह आप भी एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे, या फिर दीगर मसरूफ़ियात ढूँढेंगे। मैं चाहूँगा इस पर खुल के गुफ्तगू की जाए। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया इस अहम तरीन और इस बाबरकत महीने में बात करने का। तो इस प्रोग्राम के तवसत से मैं पूरी पाकिस्तान की कौम, जो लोग देख रहे हैं, उनको रमज़ान अल मुबारक के इस अज़ीम और रहमत वाले महीने में मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हम सब को तौफ़ीक दी कि हमें हमारी ज़िंदगियों में एक दफ़ा ये फिर महीना आ गया। बेशक, बहुत से लोग हैं जो शायद ये रमज़ान का चाँद नहीं देख सके, यकीन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी फ़रमाए। आमीन। तो इसी बात से हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अब ये 30 दिन जो हैं ये बहुत ही कीमती हैं, और उनको जितना कीमती हम बना सकें उसके लिए हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। बहुत खूब। और रमज़ान का महीना भी तज़किये के लिए, एहतिसाब के लिए, और ना सिर्फ इनफरादी सतह पे मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने जो बात शुरू में की, तो बहैसियत कौम भी हमें अपना तज़किया और एहतिसाब करने की ज़रूरत है। यकीन, इलेक्शन की आपने बात की, जिस तरह से इलेक्शन हुए, जो कुछ हमने पूरी कौम के बच्चे बच्चे ने देखा इस निज़ाम के बारे में, तो बड़ा तकलीफ़ दे था। यकीन, और इसके असरात कौमी साइकी पे, बच्चों के ऊपर, आपकी जनरेशन्स के ऊपर होते हैं, बिल्कुल ठीक। जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, इस कौम को आगे लेके जाना है। जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारी जमातों ने एहतजाज किया, यकीनन सबका हक़ है। हमारे पास भी ऑप्शन मौजूद था एक नई सियासी जमात के तौर पे। इस निज़ाम का हिस्सा बनना एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है किसी भी मुल्क के लिए, जी, कि जितने ज़्यादा उसके लोग इस सिस्टम के अंदर आएँ और बेहतरी के लिए कोशिश करें, वो उस निज़ाम के लिए, उस मुल्क के लिए बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक। तो इनकरेजमेंट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जिस किस्म के का ये हमारा सिस्टम डिके की तरफ जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा उससे हौसला शिकनी हुई, लोगों की भी हुई, वोटर्स की भी हुई, हमारे लोगों की भी हुई। जी, लेकिन हमने, क्योंकि सियासत में आने का मकसद भी ये था कि हमने ग्रास रूट लेवल से इस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करनी। बिल्कुल ठीक।
तो हम ये समझते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है, हमने बहुत करीब से आके पहली मर्तबा उम्मीदवार उतारे और यकीनन हमारे ये इल्म में था कि हम बहुत सी जगहों पे यानी मजबूत भी थे, बहुत सी जगहों पे हमने एक टेस्टर के तौर पे हिस्सा लिया ताकि हम बिल्कुल जाके देखें, बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे जाके देखें कि किस तरह से हमारा वोटर की साइकी क्या है, किस तरह से हमने यहाँ पे काम करना और इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं। काम हम पहले भी कर रहे थे, आपने जिस तरह कहा कि हमारी जो फॉर्मेशन की बुनियाद बनी वो यही रिलीफ और चैरिटेबल काम ही थे। और हमने ये देखा कि रिलीफ और चैरिटी का जो काम है उसका एक लिमिटेड स्कोप है। इस वक्त लोगों की बेहतरी के लिए बहुत से काम है जो शऊर के लेवल पे, तालीम के लेवल पे करने चाहिए और वो एक सियासी तौर पे ही हो सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह आपको पता है कि हमने एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस किया 2-3 साल पहले। इफ्तारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जमातें, बहुत से लोग कराते हैं, बहुत से लोग राशन भी तकसीम करते हैं, इस मुल्क में बहुत ज़्यादा खैर है, तो ये सारे काम हो रहे थे। तो उसमें हमने एक गैप आइडेंटिफाई किया कि जी सहरी का जो वक्त है, इस वक्त सब सो रहे होते हैं, लोग बड़ी मुश्किल से उठ के खुद सहरी बनाते हैं। तो कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सहरी बनाने के लिए वसाइल नहीं है और वो माएँ अपने बच्चों को ये कह के सुला देती हैं कि बस आटा इतना ही है कि दो मैं और तुम्हारा बाप रोज़ा रख सके, तो इन बच्चों को कहते हैं अगले साल रखना रोज़ा। तो कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे सिर्फ इस वजह से नहीं रख पाते कि हम इफ्तारी की टेबल पे किस तरह से बच्चों के सामने वो चीज़ें, और ख़ास तौर पे जिस तरह से प्रोग्राम से पहले इन्फ्लेशन के हवाले से बात हो रही थी, तो आपकी तो मिडिल क्लास क्रश हो गई इस मुल्क में, ठीक है। और दूसरी तरफ आप टीवी पे देख रहे हैं कि जी पड़ोसी मुल्क में शादियों पे क्या पावर प्रोजेक्शन हो रही है। तो ऐसे डिलेमा के अंदर आपको बहुत आगे बढ़ के ये काम करने की ज़रूरत है। और सहरी ऐसा वक्त होता है कि जिसमें किसी को ख्याल नहीं आता कि इस वक्त भी कोई भूखा होगा। बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल पहले जब हमने ये काम शुरू किया, हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने कहा कि यार सारे काम हो रहे हैं लेकिन ये नहीं हो रहा, तो लेट्स डू दिस। बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि कितना इफलास, कितनी गुर्बत, और ऐसी ऐसी केस स्टडीज़ हमारे सामने आई कि लोग उन्होंने, यानी मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए कि वो एक जगह दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा जी मैं अभी दुआ करके हटा था कि अल्लाह कहीं से कोई बंदोबस्त करा दे, तो आप पका पकाया खाना मुझे दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से हज़ारों, लिटरली हज़ारों पॉइंट्स के ऊपर हमारे जो नौजवान हैं वो सहरियाँ खुद पकाते हैं। और एक नया कल्चर आप देखेंगे, आप पूरे पाकिस्तान में रात को जाएँ तो PMML के आपको किचन्स नज़र आएंगे, खिदमत कमेटीज़ नज़र आएंगी। जो नौजवान हैं वो रमज़ानों की कीमती रातों में आमतौर पर शुगल मेले में ज़ाया करते थे, अब वो मिलके खाना बना रहे होते हैं, लड़के बहुत अच्छी पराठे बना रहे हैं, सहरी बना रहे हैं, फिर उनको पैकिंग कर रहे हैं। फिर उन इलाकों में जहाँ आपको पता है कि हमारे मुल्क के हर इलाके में कच्ची आबादियाँ भी होती हैं और बड़ा डिप्राइव्ड एरिया भी होता है, तो वहाँ जाके फिर वो ऐलान करते हैं कि भाई किसी को सहरी चाहिए तो हम लेकर आएँ। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह तसलसल के साथ पिछले 3-4 साल से हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका स्कोप और ज़्यादा बढ़ाया, और ज़्यादा रीच आउट कर रहे हैं मुल्क के हर कोने में। सहूलत बाज़ार हमने रमज़ान से पहले लगाए बहुत सारी जगहों पे कि लोग होल सेल की प्राइस के ऊपर अपने करीब तरीन इलाके से जाके चीज़ें ले लें। तो ये बहुत बड़ा काम है, शऊर की ज़रूरत है। सिर्फ एहतजाज करने का ऑप्शन हमारे पास भी था, लेकिन हमने ये सोचा कि अभी बहुत लंबा सफ़र है, इस मुल्क की बेहतरी जो है वो इन्हीं गली मोहल्लों से शुरू होगी, तो वाई नॉट स्टार्ट विद रमज़ान। बहुत बहुत खूब, इससे बेहतर मौका और महीना नहीं हो सकता। और इसको कैसे सिलसिले को बढ़ाया गया, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो फ़ी ज़माना सबसे बड़ा चैलेंज है वो बेरोज़गारी का है। मैं भी उस तरफ भी आऊँगा, ज़रा ताबिश साहब से इस हवाले से बात करूँगा। आसिफ नाम साहब की तरफ चलेंगे ज़रा। साहब बिलाखिर जो है वो हुकूमत एक तश्कील पा ही गई जैसे तैसे, लेकिन मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। और मईशत की सूरत हाल एक सनतकार से ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई नहीं जानता होगा, वो क्या कुछ रोज़ाना की बुनियाद पे देखता है और क्या कुछ उसके मुशाहिदे में आता है। सिर्फ फरमाइए, एक आम आदमी को ज़रा समझ में आए कि सूरत हाल किस तरफ हमें लेकर जा रही है, और जो ये मौशी चैलेंजेस थे जिसमें हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना था, इम्पोर्ट्स को कम करना था और दीगर अपने अखराजात को कम करना था, क्या ये कुछ वाक़तन इज़ाफ़ा कर पाएंगे? कि बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नज़र आता है। ज़रा चाहूँगा इस पर गुफ्तगू कीजिए। अब आप क्या सिस्टमेटिक इरोजन हो गई। ठीक है। सिस्टमेटिक इरोजन का मतलब ये है कि अब आपके पास 25-30 हज़ार का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जी, आपने 60,000 जो है टेक और पे कमिट कर ली। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले तो डिमांड लानी है 60,000 की, और वो भी वाइबल डिमांड जो उतनी महंगी एनर्जी खरीद सके। ठीक है। आपको पता है कि हमारी दुनिया में दुगनी तिगनी एनर्जी है, तो एक तो वो पहले तो डिमांड लाए, फिर डिमांड लाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाए। तो जब तक तो मेरे ख्याल में ना डिमांड आएगी, ना डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ना कुछ आएगा, ये हमारे पे जोके लग गई हैं, ये हमारा खून चूसती रहेंगी और ये मतलब एक दिन निढाल होके गिरी गए। इंडस्ट्री तो
तकरीबन आप समझिए, मैंने अभी डाटा शेयर किया था कि 70% जो है वो कंजम्पशन कम हुई है जो हमारे पंजाब के जितने मेंबर्स हैं। सिंध में भी तकरीबन पोजीशन इससे कोई ज़्यादा नहीं है। गैस है वो आपकी डिप्लीट हो रही है। अब गैस के अंदर भी स्ट्रक्चरल आपके इश्यूज हैं कि जी नई फील्ड आप 6 से 8 डॉलर में निकालते हैं, घरों को आप $1 में देते हैं, तो 8 की निकाल के 1 देंगे तो उसको फाइनेंस कौन करेगा। पहले इंडस्ट्री पे बर्डन डाल देते थे, तो पहले ये था कि $3-4 का मिक्स होता था, तो कुछ इंडस्ट्री पे बोझ डलता था, कुछ घरों को मिल जाता। अब वो डिफरेंस इतना बढ़ता चला जा रहा है। हर महीने जो है वो माशाल्लाह हमारे यहाँ 5 लाख जो है वो बच्चे जो है और बच्चियाँ वो 18 के हो जाते हैं। तो हमारे पास उनके लिए कोई प्लान नहीं है, हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, विजन ही नहीं। आज भी हम फोकस हैं कि जी आप अखबार को अगर देखें तो कासा लाइन डल जाए, तो हमारे पास ऑलरेडी बिजली सरप्लस है। कासा, हालांकि ये टाइम है कि आपको अगर बिजली के करने भी हैं तो डैम जो 7-8 साल लेते हैं, चलो आप वो बनाओ कि भाई जब तक डैम बन जाएंगे, जब तक इनमें से भी कोई प्रोजेक्ट्स निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आएगी कैसे? क्योंकि जब इतनी वॉलेटिलिटी हो पॉलिटिक्स के अंदर, तो ये तो पॉलिटिक्स से क्या मुश्किल होगा। नहीं मतलब ये क्योंकि प्लान तो पॉलिटिकल पार्टीज ने ही जाकर देना है ना, जो एग्जीक्यूट करेंगे तभी तो कोई प्लान तो मांगते उन्हीं से, कैसे होगा ये सब? प्लान थोड़ी है एक, मतलब आपके मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। आदमी ने 30,000 मेगावाट साइन कर दी है, कितने में कर दिए, क्या किए, कोई है ही नहीं, कर गए, तो वो कोई बात, गारंटी से सॉल्वेंट दे दी। ये भी एक मसला है, ठीक है। अब ये जो बात कर रहे हैं, अब तो खैर औरंगजेब साहब जो हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है, वो ये कह रहे हैं कि अभी फिल वक्त तो आपको IMF के प्लान में जाना होगा, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया कि हम जो है इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। अब मैं सोच रहा था इन बिटवीन की ये जो 4 से 5 साल हैं, इसमें ये कैसे मुमकिन होगा? कौन सा वो प्रोग्राम है? 23वां होगा, हाँ 22वां के बाद अब ये 23वां प्रोग्राम होगा, राइट। उससे पहले भी यही कहा गया था। मैं आपको बता रहा हूँ जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है वो IMF से भी हल नहीं हो। IMF से तो आपकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट साइड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो नंबर चेंज हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक्सपोर्ट में कभी वायबल नहीं हो सकेंगे चंद चीज़ों के अलावा। ऑब्वियसली जिस चीज़ में एनर्जी नहीं लगती वो आपकी वायबल हो जाएगी, फिर ठीक है आपका IT हो सकता है बढ़ जाए, आपका एग्रीकल्चर बढ़ जाए, तो उसके अलावा इंडस्ट्री तो मैं समझता हूँ डिक्लाइन की तरफ है। नहीं IT भी प्रैक्टिकल तो नहीं है, हम सॉरी, क्योंकि वो ये गैजेट्स वगैरह जो हैं, लैपटॉप्स और ये सेलफोन के ज़रिए काम होता है। 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आप इनके ऊपर टैक्सेस ले रहे हो, तो ये तो आप खुद वो अलग है। फिर आए दिन जो है वो इंटरनेशनल की बंदिश है, रिलायबिलिटी जी, ये भी एक मसला है। अब तो कंपनीज तैयार नहीं है आपके पास, आप 5G का लाइसेंस लेकर जाएं, दें किसी को, ले ले आपके पास से कि जो आप एक हफ्ता इंटरनेट बगैर किसी रीज़न के बंद रखते हैं, तो ये भी तो बड़ा कमाल है। तो ऑनलाइन जितनी सर्विसेज है सब सस्पेंड हो रही है। इतना पूरी उम्मीद नहीं होगा कि चीज़ें जो है वो ड्रास्टिकली जो है वो कोई चेंज होंगी। वो अब मतलब अब एक बात तो ज़रूर है, जो पहली चीज़ है कि सबको पता है प्रॉब्लम क्या है, सबको पता है 18 सेंट की बिजली नहीं मिल सकती, पर सोल्यूशन क्या निकालेंगे दैट वुड बी, ये देखना होगा हमें। बिल्कुल ठीक है। ताबिर साहब, अब ये अनएम्प्लॉयमेंट की जैसे बात हो रही है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी इतनी पॉपुलेशन की जब डेंसिटी हो आपके सामने, आप देख रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। और जैसा भी आसिफ साहब ने कहा, गवर्नमेंट के पास कोई प्लान भी नहीं है, तो ये कैसे फिर इसको ओवरकम किया जाएगा? और सवाल ये पैदा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास माजी में सिर्फ किसी को पीली टैक्सियाँ दी गई, किसी को लाल टैक्सी, किसी को सब टैक्सी दी गई है, वाक़ईतन कैसे कम होगी, ये तो ज़रा बताएं। लेकिन बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि हुकूमतों से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आके इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आएँ जिससे मुल्कों की तकदीर बदले, आपकी इकोनॉमिक डायरेक्शन ठीक हो और आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर काम करें। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, इवन दो कि अच्छी चीज़ है, मतलब आप आटे के थैले तकसीम कर रहे हैं, बहस इस पे इस मुल्क में चल रही है कि तस्वीर किसकी होनी चाहिए, तो लेकिन परेशानी की बात यह कि ये काम तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, हमने भी बहुत किया है, बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं। जब आप पावर में हैं तो उस वक्त आप क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं? और जो हमें सबसे बड़ा डेंट इस वक्त पड़ रहा है ना, देखें दुनिया के अंदर जो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, उसकी एक्सपोनेंशियल स्पीड है, ठीक है। वो AI ड्रिवन पूरी इंडस्ट्री बदल रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम उतनी ही स्पीड से रिवर्स में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आपके पास जो सबसे बड़ा एसेट है इस मुल्क का, वो यूथ है आप जी बिल्कुल, ठीक है। आप टर्न अराउंड कर सकते हैं अगले 5 से 10 सालों के अंदर, अगर आप सिर्फ यूथ पे फोकस कर लें कि यार ठीक है हमारे पास एक्सपोर्ट्स, एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ों में टाइम लग सकता है, लेकिन
कम से कम इन बच्चों को स्किल्स ही दे दें। बिल्कुल ठीक है कि इनको खुद ये बैठ के कमाना शुरू कर दें। गूगल ने पता नहीं इस वक्त रिलीव किए हैं अपनी को मिलियंस के अंदर वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आपके अगर डेवलपर्स इस वक्त चाहें तो इस वक्त एक फ्री लॉट निकली हुई है कि यार आपको वेबसाइट बनानी आती है तो आप जाएं और पैसे कमाना शुरू करें। लेकिन आप देख लें कि हमारे बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, मायूसी में जा रहे हैं, बाहर निकल जाएं, कोई बॉर्डर क्रॉस करके चला जाए, किसी जगह यूरोप पहुंच जाए, तो कोई इसके ऊपर फोकस नहीं है कि भाई आप फौरी तौर पे इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करें। आपने आईएमएफ के पैसे देने, ठीक है, आप क्या पॉलिसीज लेकर आएंगे, आपने अभी वही डेट क्लियर करनी है कि भाई जो सर्विसिंग उसकी होनी, तो इंटरेस्ट पेमेंट ठीक है, और आपके पास कोई प्लान ही नहीं है कि आप किस तरह फिर आप जाएंगे किसी के पास पैसे मांगने। तो विशेष साइकिल है, 1-2 बिलियन डॉलर्स के लिए सिर्फ उसको डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं। और फिर जिस किस्म की गवर्नमेंट बनी है, जिस किस्म के लोग इस वक्त आ गए हैं, तो उनकी तो हिस्ट्री हमारे सामने कि उन्होंने क्या किया है, आज हम पहुँचे ही उन्हीं की वजह से। तो वाक़तन बड़ी ग्रिम सिचुएशन है। हम इसी सारी सूरत को देखते हुए अपने एंड पे ये कर रहे हैं कि हमने बाकायदा पूरे पाकिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्री आईटी स्किल सेंटर बना रहे हैं। बहुत खूब। और उसके अंदर हमने पिछले 4 साल काम किया इसके ऊपर कि भाई हम मैथ लेवल के ऊपर 1 लाख का हमारा टारगेट है नौजवानों का कि इन 2024 के अंदर इनको कम से कम बेसिक आईटी स्किल्स की डिजिटल लिटरेसी दें और कोई ना कोई उम्मीद का जरिया बने कि ये सीखें और आगे बढ़ के कुछ ना कुछ आना शुरू हो इनके पास। ठीक है, डिलीवर तो ये हम अपने एंड पे कर सकते हैं। इसी तरह हमने कराची के अंदर अभी कई जो हैं वो रिक्शे और इस तरह की चीज़ें लोगों को बांटी हैं कि चलें कुछ ना कुछ बेसिक अपना काम शुरू करें बगैर किसी सूद के, छोटी मोटे उनको किस्तों के अंदर डाउन पेमेंट के साथ कि यार ये आप रिक्शा ले लें, लोडर रिक्शा ले लें। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर हम अपने बिजनेसमैन जो हैं उनको हम चाह रहे हैं कि उनकी वर्कशॉप्स अरेंज करवा रहे हैं छोटे यानी नौजवानों से कि भाई आप अगर सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं, तो वो उनको गाइड करें। तो ये कम्युनिटी लेवल पे, यूसी के लेवल पे हमारा पूरा एक प्रोग्राम है और हमें नज़र आ रहा है कि ऊपर बहुत जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल एब्सेंस ऑफ पॉलिसी है। अल्लाह करे कि समझदार लोग बैठे मुल्क के, ये हुकूमत बन गई है जैसी भी बन गई है, अब वो हमारे पास लेवरेज नहीं है कि हम एहतजाजों में और सड़कें बंद करके और सिर्फ इसी चक्कर में लगे रहें कि बस जो है ना हम पावर में आए या ना आए। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्वाइवल की सिचुएशन है, अब आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ना होगा, ये वक्त की ज़रूरत है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी कहीं ना कहीं मुल्क की मईशत के हवाले से, जिसको संगीन ख़तरात लाहक हैं। और शायद ये वो जुमला है जो साल हर साल सुनते आए हैं। और अब ये जो ख़तरात हैं इनको दूर करने के लिए क्या पॉलिसी मुरतब की गई है, ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। और क्योंकि नई हुकूमत इस वक्त है, नई मैं इस लिहाज से कि अभी एक नया सेटअप तश्कील पाया है जिसमें मुख्तलिफ जमातें हैं और सियासी गठजोड़ होते रहते हैं, माजी में भी होते रहे। ताहम ये जो चैलेंजेस हैं इनको कैसे काबू किया जाए ये समझना ज़रूरी है। आसिफ साहब कुछ देर पहले तस्करा हो रहा था, जैसे सियासी सूरत हाल का ताबिश भाई ने तस्करा किया, यकीनन बहुत पेचीदा है और किसी के पास कोई प्लान भी नज़र नहीं आता। अब पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत ये है कि दुनिया के ममालिक में शुमार होता है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, 6 या 5वें नंबर पर आप इसको समझ लीजिए, 5वें नंबर तक तो ये आ चुका है। और अगर बग़ैर पॉलिसीज़ के, बग़ैर किसी डायरेक्शन के अगर इसको चलाया जाएगा या हालात के रहम करम पे छोड़ दिया जाए, ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ से जो बताया जाता है कि आज इतने प्राइसेस इसके बढ़ा दो, अगर ये फिल वक्त कर लो ताकि इतने पैसे निकाल सको, अगर ये इकनॉमिक पॉलिसी इस तरह से चलाई जाएगी तो मामलात कैसे हल होंगे ये बताएं। दूसरी तरफ ये एक ओवर द ईयर्स हमेशा से एक मसला रहा कि ये जो अपना एक्सपेंडिचर है इसको कम किया जाए, ताहम इसमें भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। ज़रा फरमाइए किस साइड से सही करेंगे इसको, कहाँ से सिलसिला शुरू किया जाए, ये सबसे अहम है। जिस चीज़ को आप एक्सपेंडिचर कह रहे हैं वो उसको एम्प्लॉयमेंट देना कहते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर 100 आदमी की जगह 200 आदमी उनमें भरे हुए हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने तो एम्प्लॉयमेंट दी है। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पहले तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो ना कि बिल्कुल ठीक है, दिस इज सम टैक्स पेयर मनी, जो ये मनी रेज हुई उसके है। लिए 4 आदमियों की जॉब डिस्ट्रॉय हुई होगी, वो पैसा कीमती है। ठीक है। तो ये तो मैं नहीं समझता। देखिए हर जगह आपको मिल जाएंगे, आप माशाल्लाह IBA में जाएं, वहाँ पे मतलब यंग एंटरप्रेन्योर का भाई ने बताया पूरा, मतलब हर जगह आपका बीकन ऑफ लाइट तो है, बट दैट्स नॉट इनफ फॉर 25 करोड़। यू आर मतलब दीज छोटे छोटे इनिशिएटिव, बहुत सारी शमाएं जल नहीं है, मगर वो आपको
और पूरा हॉल तो नहीं रोशन कर सके। बिल्कुल ठीक वो है। ठीक है, हर शख्स अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखता है कि व्हाट आई कैन डिलीवर, और वो कोशिश करता है। ठीक है, अल्लाह उसकी नेकी कोशिश हर किस्म की जो पॉजिटिव करे कबूल करे। मगर ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो आपकी कंट्री की बात देखिए, चाइना ने जब तरक्की की, उनको एक डैम बना रहे थे जो 3 गॉज डैम, ठीक है, 3 गॉज डैम थे, उसमें वर्ल्ड बैंक और इन सब ने उनकी फंडिंग बंद की, उन्होंने अपने पैसों से बनाया। दैट वाज द टर्न अराउंड। उसके बाद उन्होंने कितने डैम बनाए, इंडिया ने कितने डैम बनाए, हमने कोई डैम नहीं बनाया। एक आध जो रन ऑफ बनाए वो भी 8-8 सेंट 10-10 सेंट पता नहीं कितने सेंटों के बना दिए। तो हमारा तो ये पोजीशन है कि अगर हम एक ह्यूमन सोर्स कैपिटल हैं और हम अपने आप को मार्केट करना चाहते हैं एज अ ह्यूमन सोर्स कि वे ह्यूमन सप्लायर, तो आप ये देखेंगे कि हमारी ह्यूमन स्किल नहीं है। हम अपनी पोर्ट दूसरे को दे रहे हैं चलाने के लिए, हम अपने एयरपोर्ट दे रहे हैं चलाने के लिए। हमारा तकरीबन एक्सपेक्ट किया है कि जी कोई और आके हमारे मुल्क में ड्रिल करके ऑयल भी निकाल दे। तो 25 करोड़ के लिए मतलब हमें तो हर स्किल में तैयार होना चाहिए खिदमत के लिए लोगों की, कि भाई हम तेल कंपनियों में हमारे आदमी हों, पूरी दुनिया में फैलें, सब हो। तो वो बेसिकल स्किल सेट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे लोग कोशिश कर रहे हैं, पर स्ट्रक्चरली, और जब तक हम स्ट्रक्चरली हमारा एनर्जी और ये सब चीज़ें वाइबल, उसमें एनर्जी भी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें 6000 चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो जब तक हम वाइबल नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता कि कभी भी सस्टेनेबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब ये सिलसिला कहाँ से शुरू करें? बड़ा अहम है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। उनको ये इतना बड़ा जो ह्यूमन कैपिटल है उसको कैसे आप कारामद बना सकते हैं। एजुकेशन का यहाँ मसला है, पॉलिसी यहाँ पे नहीं है। ये ताबिश भाई, आप लोगों का तो एजुकेशन से भी बराह रास्त वाबस्तगी रही है, स्कूल्स का सिलसिला हो, फिर मदरसों का सिलसिला हो, ये सब भी सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? ज़रा सुनने वालों को ये भी तो पता चले कि उस हवाले से क्या कुछ होता रहा और आगे क्या करने का इरादा रखते हैं। जैसा भी आसिफ भाई ने कहा, इतना बड़ा ह्यूमन कैपिटल है और वो वेस्ट हो रहा है, उसको कैसे स्ट्रेंथन करें? देखिए, मैं वही बात जो पहले हो रही थी कि ये जो हमारे पास लग्जरी है ना यूथ की, ये हमारे नौजवान, हमारे आपको पता है 60-70% को टच कर रहे हैं हर महीने, जो है उनकी तादाद बढ़ रही है, 18 में आ रहे हैं। तो किसी भी मुल्क के पास अगर ये चीज़ हो ना, तो वो इसको बहुत बड़ा एसेट समझेगा, रिसोर्स समझेगा और उसकी बुनियाद पे पॉलिसीज़ बनेंगी। ठीक है, इसी तरह जो तालीम है, आप इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है। हमारे यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है, ठीक है, वो जब बाहर आ रहा है तो आप उस, अब मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसकी डिग्री की क्या वर्थ है, वो कितना स्किलफुल है। आज के दौर में आपको पता है कि डिग्री से ज़्यादा स्किल्स काम आ रही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपकी जो इंडस्ट्री के साथ आपकी एकेडेमिया का डिस्कनेक्ट है वो इतना वाजे है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आपके स्कूल्स की जो हालत है, बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, दुनिया में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि जी स्टॉक मार्केट क्या होती है, ठीक है, किस तरह बिजनेस किया जाता है, बिजनेस के प्रोजेक्ट्स बताए जाते हैं। तो हमारे बच्चों को अभी तक उनकी कंप्यूटर साइंस की किताबें आप उठा के देख लें तो वो कौन सी। तो ये देखें, प्रॉब्लम पाकिस्तान में मैं जो समझता हूँ ये है कि लैक ऑफ विजन, और लैक ऑफ विजन कहाँ से आता है? लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से। जितनी भी इंस्टेबिलिटी है, बेसिक हम अभी 2-3 साल हमारे इसमें लग गए कि जी हमने स्टेबिलिटी कैसे लानी है, कैरिज्मेटिक लीडर। मैं लीडरशिप की जो बात कर रहा हूँ वो कोई एक शख्स की बात नहीं कर रहा कि जी वो आके कोई मसीहा ठीक कर देगा। ये माइंडसेट ठीक नहीं है। ठीक है, लीडरशिप आपकी इमर्ज होनी चाहिए, हर लेवल पर होनी चाहिए, और जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आपके पास अब वो टाइम नहीं बचा कि आप कहें ना कि हमारे पास 5 साल हम ठीक कर लें। यही साल है आपके पास कि आपने डायरेक्शन ठीक करनी है, वरना आप इतने बड़े केओस की तरफ जा रहे हैं कि अब आपने 2 साल पीडीएम के बाद फिर बेशक वो लोग आ गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन आपने 2 साल भी वो ज़ाया किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप वहीं खड़े आके, और अब आपके पास टाइम नहीं है। जियोपॉलिटिकल आपकी सिचुएशन वो भी ख़राब है। तालीम की आपने बात की, तो तालीम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि सबसे पहले तो कि आपके बच्चे स्कूल्स में जाना शुरू हों। इतनी बड़ी तादाद बाहर है, तो जितने ज़्यादा स्कूल्स हों उतना बेहतर है। उन बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए। लोग तो बच्चे स्कूल से निकाल रहे हैं इस वक्त, माँ बाप पेमेंट ही नहीं कर पा रहे फीस की। ठीक है, उसके लिए कोई गवर्नमेंट काम करे कि जी अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर कर लें और उनके अंदर वो चीज़ें सिखाई जाएं जो इस वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, हम बहैसियत एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में भी नहीं है, तो हम ये तो कर सकते हैं कि हम कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो है ना फ्री स्कूलिंग और कोर्सेज, समर कैंप्स, ये चीज़ें करें। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट इनफ। ठीक है, ये एक एंड पे तो हमारा होगा, लेकिन इस वक्त नेशनल किसी विजन की ज़रूरत है। सबको साथ बैठाएं, सारी जमातें बैठें, पीटीआई से लेकर नून लीग तक, बोलें भाई ये आपकी एक वॉर फुटिंग के ऊपर इमरजेंसी क्राइसिस है। ठीक है, आपने कैसे आगे बढ़ना है, आपको आज फैसला करना पड़ेगा। अगले 5 साल
आपको सस्टेनेबल किस्म का कोई ना कोई निज़ाम चाहिए। ये जो होता है ना कि 2 साल बाद फिर कोई नया मामला हो, फिर फिर दोबारा से एडवेंचर आप होता है, इसमें आए, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका नुकसान बहुत हो चुका है, अब गुंजाइश नहीं बची आपके पास। बिल्कुल ठीक ये है, या दिस शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट टू बिल्कुल अंडरस्टैंड ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव थिंग्स। बिल्कुल ठीक है। अब ये वक्त आ चुका है और मज़ीद ताख़ीर भी नहीं की जा सकती, और साथ ही जैसे अभी ताबिश साहब ने कहा कि अब तजर्बात का वक्त भी गुजर गया है। अच्छा भाई, ये पूरी दुनिया में अब एक रेस लगी हुई है। अब हम कहाँ इसमें खड़े हैं ये बताना बड़ा तकलीफ दे होता है। पहले तो शायद हमारा मुकाबला हम किया करते थे रीजन में दीगर अपनी कंट्रीज से, लेकिन अब तो बात सोमालिया तक जा पहुँची है और पता नहीं वाक़तन उसके भी हम बराबर हैं या अब नहीं है। बहरहाल हमने अपनी सिचुएशन खुद यहाँ तक जो पहुँचाई है, और जैसा भी ताबी साहब ने भी कहा कि ये करने वाले भी वही लोग हैं जो इस वक्त दोबारा हैं। अब मज़ीद क्या उम्मीद रखी जाए? क्या ऐसा लगता है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ अब वो चीज़ों को समझ गए हों या वाक़तन डिलीवर कर ही जाए, ऐसा कोई मामला समझ में आता है? क्या इसकी गुंजाइश मौजूद है? ज़रा फरमाइए। वैसे पॉलिटिक्स तो खैर हम लोग तो चूँकि बिजनेस जी जी। लीडर हैं, तो हमारा काम पॉलिटिक्स में तो पढ़ना होता नहीं ठीक है, कि जी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जो भी हुकूमत होती है हमें उससे डील करना होता है। ठीक है। मगर मेरे अपने ख्याल से अभी तक मैंने ऐसा कोई विजन नहीं देखा। जहाँ तक भाई ने करिस्मेटिक लीडर की बात की, नॉर्मली मुल्क में जो करिस्मेटिक लीडर होता है वो आपको अगर कोई अच्छा मिल जाए तो वो क्या करता है, फील गुड फैक्टर लाता है। राइट। अभी आपके मुल्क में फील गुड फैक्टर नहीं आ नहीं रहा, लोग मानने को तैयार नहीं है कि भी फील गुड नहीं है, फील खराब है। आप देखें कि कुछ टाइम पहले हर चैनल जो है वो महंगाई पे शोर करता था मगर फील गुड ख़त्म नहीं हो रहा था। है जी। आज आप सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, फील गुड नहीं आ रहा। तो फील गुड के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें लोगों की सेंस ऑफ ओनरशिप भी होती है कि भाई डू वी बिलोंग टू द सिस्टम और हमारा क्या रोल है क्या नहीं है। तो आप एनर्जाइज तो उसको मोबिलाइज तो करना पड़ेगा। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई फर्दर कोई टेक्सटाइल्स को बढ़ाने के लिए कोई इस तरह का प्लान, कोई जैसे देखिए हमारे यहाँ तो बढ़ाना तो अभी मुख्तलिफ नहीं टाइम है, में। अभी तो 30% एक्सपेंशन हुई थी हमारी, वो भी तकरीबन मेरे ख्याल में एज अ होल 100 की समझे 130 हो गई, 70 बंद है तकरीबन, तो ऑलमोस्ट 50 है और मजीद बंद होने का इम्कान किया है। किया जाए तो सवाल ये पैदा होता है देखिए वो कैसे उसमें फिर हमारा उसको। कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें बेचारी टेक्सटाइल का क्या कसूर है। आपने जाके खरीद लिए अगर कि 25-30 हज़ार के बदले 60,000 70,000 वट एवर, उसके बाद आप कह रहे हैं इनका फिक्स चार्ज आप दें, भाई मैं क्यों दूं भाई, वाई, बिल्कुल सही। मेरा कसूर थोड़ी है। अब आपने वो कर दिया, उसके बाद लोगों बिल नहीं दे रहे, थानों के बिल नहीं है, मस्जिदों के हज़ारों चीज़ों के जी बिल नहीं है, जी, बिल तो नहीं। आपने कहा जी ये अनपेड है, लाइन लॉसेज हैं, ये सब जमा कर दो, इसका सूद भी तुम दो। ठीक है, और जब तक मैं बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं दूंगा, बिल्कुल सही नहीं है। होगा तो फिर वो आपका भी, फिर वो कहेगा जी अब 10 के बदले 8 रह गए तो अब 8 पे बांट दो, तो 8 जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो आप देखिए कि हमारा तकरीबन डिक्लाइन ही आता जा रहा है। और हमने तो जो ऑब्जर्व किया है कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की तरफ चले गए, एक्सेप्ट फ्यू जी फ्यू एक्सेप्शनल ऑब्वियसली होंगे। जैसे कराची में भी कुछ लोग थे जिनको 100% गैस मिल रही थी, बिल्कुल। तो वो 8-10 लोग जो है वो बड़े पैसे बना गए। जी तो उसके अलावा जिनको मिक्स था, गैस बिजली भी मिक्स थी, तो उनकी तो कॉस्टें पहले ही आउट हो चुकी थी। बिल्कुल सही है। तो और वो सप्लाई के भी इश्यूज थे लोगों को कि गैस है पर वो है ही नहीं, बिजली तो महंगी है, कहीं बिजली महंगी भी नहीं थी। बिल्कुल। तो वो जो चंद लोगों के अलावा जो है वो आई डाउट कि अब वो भी अब खासी हद तक तो वो बराबर ही हो गया। तो अब एनर्जी का इशू जो है वो एड्रेस हुए बगैर कम अज़ कम एक सेक्टर है, मैं हैरान हूँ कि जहाँ आप एनर्जी एड्रेस करें एंड लाइफ मूव्स ऑन, हम तो कुछ मांग भी नहीं रहे, और कि भाई हमारा जो आप इंटरनेशनल लेवल है तो उसमें आप हमें दें। उसको कभी सब्सिडी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी ये है कि टेक्सटाइल तो हमेशा मांगती रहती। हमारे मांगने से क्या ताल्लुक है भाई, एक चीज़ आपने दुनिया से उल्टे उल्टे भाव में खरीद ली तो उसमें हम क्या करें। बिल्कुल सही। तो या तो आप मोनोपोली नहीं होते, या तो होता कि जी मार्केट में बिक रही है, जो ये आईपीपीज हैं ये मार्केट होती। और ये तय हुआ था 2008 के बाद, ये तय हुआ था कि 2012 के बाद इसके कि अब जो भी आईपीपी लगेगा वो जी मार्केट बना के बन लगेगा, तो ठीक उसके है। बाद ग्राहक होगा तो वो मार्केट में बेच ले। अब हमने अभी भी डाटा शेयर किया था कि जी 6 सेंट और 4 सेंट की जो है वो पुर्तगाल में मार्केट खुल रही थी पिछले पीर की, जी। तो हमारे यहाँ 18 सेंट है, तो पुर्तगाल से किधर भी नहीं कम्पीट कर। कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये तो है। और दुनिया में जो एनर्जी में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसकी कॉस्ट गिर रही है डेली बेसिस पे। जी यानी अगर किसी मुल्क का आज 9 सेंट टैरिफ है तो आप उसकी 2 साल की प्रोजेक्शन देखेंगे तो वो 7 और 6 हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि कोल ऑल्टरनेट आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं,
बैटरी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उससे भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। मैं तो समझता हूँ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि एनर्जी आपका बहुत कम कंपोनेंट हो जाएगा और हमारे हाथ में 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि जी टेक और पे। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी पॉलिसी की ज़रूरत है ना, हम इसको कैसे अडॉप्ट करते हैं ये भी बड़ा ज़रूरी है। अभी तक 40 साल 50 साल तो इसमें गुजर गए कि आप हाइडल जो पावर है, एनर्जी है, उसको सही से कैपिटलाइज करें, आपने वो अभी हाइडल पोटेंशियल बनते डिस्कवरी हुए पे काम करें। हाइडल कोई बन रहा है? नहीं, हमारी तो कंसिडरेशन में है ही नहीं, हमारे लिए तो ऐसा लगता है शायद कि वो फीजिबल भी नहीं है। और हमारा कितना ट्रिलियन का था, कितने का हाइडल बनेगा? 2-2.5 ट्रिलियन का था। जी, हमने मेरे ख्याल में कोई 12 साल में जो है वो कितने 10-30 ट्रिलियन खर्च किए हैं। अब वो करते रहे आप पेमेंट, और वो नहीं, वो बन गया, 30 ट्रिलियन खर्च कर दिए, वो कहाँ गए वो तो नहीं पता उसके अंदर। वो बिल्कुल, मतलब ठीक है, रोड है उसकी दोबारा स्तरकारी हो गई डैम, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी ताबिश साहब, अब आखिर में माह मुबारक के हवाले से जैसे अभी आपने अपनी कंट्रीब्यूशंस के हवाले से बताया, मैं चाहूँगा और क्या कुछ इरादा रखते हैं करने का, क्या पाइपलाइन में है, ज़रा ये पता चल जाए। रोज़गार के हवाले से ख़ास और हमारे पे बहुत सारे सवालात आए हैं, क्योंकि वो जगह जगह हम देख रहे हैं आजकल तो माशाल्लाह बड़ी उसकी कैंपेन चल रही है कि लोगों को जो है वो फराम किए जा रहे हैं। क्या वो सिलसिला आखिर में मुख्तसर मैं बिल्कुल उस पर आता हूँ। सिर्फ छोटी सी जी पिछले जी, सवाल ज़रूर से ज़रूर मुतालिक ज़रूर एक एडिशन करना चाहूँगा कि यकीनन मसाइल हैं, और जिस तरह ये बात हुई कि एनर्जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जी, है। चाइना की आप मिसाल देखें, उन्होंने अपने बिजनेस इंडस्ट्री को सबसे पहले जो चीज़ प्रोवाइड की वो एनर्जी दी। बिल्कुल सही, ठीक है, ये जब तक आप इस पे फोकस नहीं करेंगे, आप 3-4 चीज़ें कर लें, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट के स्टेक होल्डर्स हों, कि भाई आपने अपने एग्रीकल्चर को, जी, ठीक है, आप एग्रीकल्चरल कंट्री, दुनिया में फूड क्राइसिस है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप एग्रीकल्चर पे फोकस करें, यूथ पे फोकस करें, और आप अपनी बिजनेस कम्युनिटी की जो इंडस्ट्री है जैसी भी है, बिल्कुल ठीक ठीक है, है, उसको किसी तरह आप अपनी एनर्जी प्रोवाइड करें। उसके अलावा आप, हमारा एक मिजाज है, कौमी मिजाज है कि जब कोई क्राइसिस आता है हम अपने दोस्त ममालिक की तरफ जाते हैं कर्जा लेने के लिए। बिल्कुल ठीक है, आप एक दफ़ा इसलिए जाएं कि आपने जो अपनी मुल्कों को, सहराओं को आपने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, 2030 विजन और मुख्तलिफ प्लान्स बनाए, चाइना की मिसाल है, सऊदीया है, यूएई है, इन लोगों से कुछ एक्सपर्टीज़ लें अपने इस सिस्टम को बेहतर करने की। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई ऐसी कमेटी बना लें कि जी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, मुखलिस हैं हमारे साथ, कि वो गाइड करें, और उस पर अगर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि किस तरह टर्न अराउंड करना है, हमने किन सेक्टर्स को करना है। बिल्कुल सही है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस वक्त करनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को, और उसके लिए जो भी हो सकता है वो किया जाए, क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है। आम बंदे के पास, मेरे पास, किसी और के पास ना हो, लेकिन उसके पास है कि मैं अपना कैपिटल उठा के कहीं और चला जाऊँ, और ये हो रहा है इसमें। बिल्कुल ठीक है, ठीक यही है, हो रहा आपके पास डेटा भी होगा कितने सारे लोग जो हैं जा रहे हैं। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि रिस्पेक्ट आप करें अपने लोगों की। जब आप रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी सेंस ऑफ ओनरशिप ख़त्म कर देंगे, तो फिर वो इस मुल्क से उम्मीद ख़त्म करके कहीं और तलाश करें। है, बिल्कुल ऐसा तो ही, ये बहुत बड़ा इस वक्त होप का जो क्राइसिस है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है हमारा, इसको एड्रेस करना होगा। जहाँ तक आपने बात की कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर, इन सॉल्यूशंस के ऊपर हम वर्किंग भी कर रहे हैं, हम रिसर्च भी कर रहे हैं, रिसर्च हुई भी है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, हम ये समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पर वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती थी इस मुल्क में, उससे हम हट के प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ ला रहे हैं। यूथ को और जितने भी हमारे लोग हैं उनको वो एक्टिविटीज़ दे रहे हैं जिससे उनको भी फ़ायदा हो, सोसाइटी को भी फ़ायदा हो, और कुछ ना कुछ इस मुल्क के अंदर कोहेजन बरकरार रहे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त वैसे भी आपको पता है हमारे हिस्ट्री मौजूद है, हमारी जियो पॉलिटिक्स मौजूद है, तो एक सेंस ऑफ ग्रीवेंसेस जितनी है ना, उसको एक्सप्लॉइट करने वाले फैक्टर्स भी हैं। बिल्कुल ठीक तो है, जब हम लोगों को रीच आउट करेंगे ग्रास रूट लेवल पे, बलूचिस्तान है, सिंध है, केपी है, पंजाब के इलाके हैं, आप तो लाहौर में चले जाएं, आपको वहाँ पे जाके ऐसे ऐसे इलाके मिलते हैं कि यकीन नहीं आता कि थरपार कर या लाहौर। यकीनन ऐसा ही, बिल्कुल, तो वहाँ तक पहुँचना होगा, बिल्कुल ठीक है, उनको सेंस ऑफ ओनरशिप, उनको होप देनी होगी, उनकी कॉन्फिडेंस खिदमत बिल्डिंग पे करनी काम होगी। करना होगा, तो बिल्कुल ठीक इसके है, लिए बहुत सारा काम है, हमने तो बहुत थोड़ा अभी किया है। बिल्कुल लेकिन ठीक है, इंशाल्लाह हम बेशक पावर में नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी पावर हमारा वर्कर है। बहुत खूब, ठीक है, तो उसको लेके आगे बढ़ेंगे ठीक है। इंशाल्लाह। ताबिश क़य्यूम साहब, मरकज़ी मुस्लिम लीग के तर्जुमान हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आसिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा तशरीफ़ लाते हैं मुख्तसर वक्त में, और बड़ी सरासिल गुफ्तगू हमेशा से रहती है, बहुत सारे मामलात की निशानदेही यहाँ पे की गई है। यकीनन चैलेंजेस बहुत मुश्किल हैं, बहुत सख्त हैं, तो हम शायरी कहते हैं कि पैबस्ता शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो ये उम्मीदें बाहर रखना ज़रूरी है। वो देखते हैं, अभी वक्त है कि क्या कुछ होता है। तो हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी समत का तयन किया जाए और उसके लिए फिर इक़दाम उठाए जाए। बहरहाल यहाँ पर अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।